हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम आयनिक सॉलिड डिस्कस करेंगे। बेसिकली आयनिक सॉलिड इज द पेकिंग ऑफ अनआइडेंटिकल स्फीयर्स, यानी आयनिक सॉलिड जो हैं उनमें अनआइडेंटिकल स्फीयर्स की पेकिंग है। जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो Na+ और Cl- दो डिफरेंट स्फीयर्स की पेकिंग है। Na+ का साइज डिफरेंट है, Cl- का साइज डिफरेंट है। दोनों को स्फीयर अलग अलग रेडियस के हैं। इससे पहले अगर हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें, मोलिकुलर सॉलिड की बात करें, तो इनमें ऑलमोस्ट सब में जनरली आइडेंटिकल स्फीयर थे। जैसे आइस के अंदर H2O मॉलिक्यूल के स्फीयर थे, कॉपर मेटल क्रिस्टल के अंदर कॉपर के स्फीयर थे, डायमंड के अंदर कार्बन के स्फीयर है। तो इन सब में आपने क्या देखा, आइडेंटिकल स्फीयर्स की पेकिंग है। और आयनिक सॉलिड्स में अनआइडेंटिकल स्फीयर्स की पेकिंग होती है। तो यहां अनआइडेंटिकल स्फीयर की पेकिंग है, तो ये पेकिंग दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, केटायन की और एनायन की। तो हम यहां पर जनरली क्या होता है, एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होता है। एनायन इज मोर लार्जर देन केटायन। तो एनायन का साइज ज्यादा बड़ा है, और एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि एनायन की तो पेकिंग है, एनायन पैक है। और एनायन जब पैक्ड है तो एनायन के बीच में जो वैकेंसीज बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्सेट्रा, तो इन वॉइड्स के अंदर केटायन होते हैं। अब समझो, मैं वापस कह रहा हूं कि हम आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर हम एनायन स्फीयर्स की पेकिंग अज्यूम करते हैं, एनायन स्फीयर्स की पेकिंग अज्यूम करते हैं। और उसके एनायन स्फीयर्स की पेकिंग होने के बाद जो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, उन वॉइड्स के अंदर केटायन होता है। यानी केटायन किसको ऑक्यूपाई करता है, वॉइड्स को। केटायन किसको ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस को, होल्स को। तो यहां पर अच्छा, इसका रीजन क्या है कि केटायन का साइज छोटा है, इसीलिए स्मॉल केटायन है, तो एनायन अरेंजमेंट में जो बने होल्स हैं, वॉइड्स हैं, उसको वो ऑक्यूपाई करता है। नंबर 1, तो यहां पर आयनिक सॉलिड्स की पेकिंग को हम रेडियस रेशियो से एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है वो रेडियस रेशियो के बेस पर है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रेडियस रेशियो के बेस पर है। रेडियस रेशियो क्या होता है, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले किसी भी आयनिक सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आयनिक सॉलिड्स की जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उसके जो केटायन और एनायन है वो एक दूसरे को टच करें, केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करें, और एनायन और केटायन एक दूसरे से कंपैरेटिवली डिस्टेंस बनाए हुए हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे को टच करेंगे तो उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से क्रिस्टल में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितना ज्यादा क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो, in ionic solid the center cation can touch only that number of anions, क्योंकि केटायन किसके अंदर है, वॉइड के अंदर है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है, which should lead to maximum electrostatic attraction and minimum electrostatic repulsion। यानी मैक्सिमम तो क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो, और मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो। This interaction depends on size of anion and cation and is greatly influenced by the ratio of radius of the cation and the anion। तो यहां रेडियस रेशियो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रेडियस रेशियो
के लिए मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर जो ये येलो स्फीयर्स हैं, ये येलो स्फीयर्स हो गए एनायन के स्फीयर्स हो गए। ये येलो स्फीयर्स किसके हो गए? एनायन के स्फीयर हो गए। तो यहां मैंने स्क्वायर वॉइड से पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि पहले 2D में एक्सप्लेन करूंगा तो ही 3D में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखें यहां पर ये 4 एनाइंस है और इनके बीच में ये स्क्वायर वॉइड है। और ये जो ब्लैक वाले डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये जो ब्लैक वाले डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये ब्लैक वाले डॉट बेसिकली बेटा ये एनाइंस है, और सॉरी ये कैटायंस है। और 3 केस मैंने डिस्कस किए हैं। कितने केस डिस्कस किए हैं? 3 केस डिस्कस किए हैं। नंबर 1 देखो, फर्स्ट में केटायन को मैंने यहां रख दिया, ये आ गई सिचुएशन। सेकंड के अंदर केटायन को मैंने यहां रख दिया, तो ये सिचुएशन आ गई। थर्ड में केटायन को यहां रखा, तो यहां केटायन वॉइड में जा ही नहीं पाया। यानी यहां केटायन इन 4 स्फीयर के जस्ट ऊपर है। जैसे 4 लड्डू जमा के रख दिया और उसके ऊपर 5वां लड्डू रख दिया, तो वो ऊपर है, सेकंड लेयर में आ गया। यानी आप इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ये जो इन 4, ये जिस लेयर में ये चारों हैं उसी लेयर में ये, यानी ये जो केटायन का साइज था वो इतना छोटा था कि वो अंदर जाके बैठ गया। सेकंड वाले केस में बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू थी। केटायन का जो साइज था वो वॉइड की साइज के बराबर था। यानी फर्स्ट वाले केस में एनायन का साइज ज्यादा बड़ा है और एनायन का साइज तो बड़ा है ही। ओके, अब फर्स्ट वाले केस को वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट वाले केस के अंदर जो ये केटायन रखा है हमने, जो ये हमने केटायन रखा है, ये जो ब्लैक वाला केटायन, इसका साइज छोटा है और वॉइड का साइज बड़ा है। सेकंड वाले केस के अंदर ये जो केटायन है, ये जो केटायन है, इसका साइज और वॉइड का साइज इक्वल है। थर्ड वाले केस के अंदर जो ये केटायन है, इसका साइज बड़ा है और वॉइड का साइज छोटा है। तो थर्ड वाले केस में ये वाला जो केटायन है, ये केटायन इस वॉइड के अंदर सेट नहीं हो पाएगा। तो थर्ड केस अभी अनस्टेबल केस है और थर्ड केस के अंदर आयनिक सॉलिड का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो एनायंस के बीच में जो वॉइड बनती है, इन वॉइड के अंदर केटायन होते हैं। तो थर्ड केस किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? थर्ड केस किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? थर्ड केस हमारा किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आयनिक सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड केस जो है, फर्स्ट और सेकंड केस जो है वो आयनिक सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट और सेकंड केस में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सेकंड केस ज्यादा स्टेबल है। सेकंड केस इसीलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ केटायन डायरेक्टली किसको टच कर रहा है? एनायन को। और मैंने अभी कहा जब केटायन एनायन को टच करता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों में से कौन सा आयनिक सॉलिड ज्यादा स्टेबल रहेगा? तो ये वाला, जहां केटायन का साइज और वॉइड का साइज, केटायन का साइज और वॉइड का साइज इक्वल हो। इसका मतलब यहां पर रेडियस रेशियो का कंसेप्ट अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब ध्यान दो, अब वापस एक बार इस प्रेजेंटेशन की तरफ भी चल रहा हूं मैं। तो आप देख लो यहां इस वाले केस में क्या है, जो वॉइड है वो ज्यादा बड़ी है और केटायन छोटा है, यानी ये वाली सिचुएशन आ गई। तो ये अनस्टेबल लिखा हुआ है। यहां पर क्या हो गया? यहां पर केटायन का साइज और वॉइड का साइज इक्वल है। केटायन का साइज और वॉइड का साइज इक्वल है। इस केस में केटायन का साइज और वॉइड का साइज इक्वल है, तो ये वाली सिचुएशन ये आ गई, ये स्टेबल हो गई। लेकिन अगर हमको इस सिचुएशन में जाना है, अगर हमको इस सिचुएशन को भी, अगर मुझे इस सिचुएशन को भी आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर अरेंजमेंट इस तरह से जाएगा।
यानी एनायंस को और ज्यादा दूर होना पड़ेगा, एनायंस को और ज्यादा दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इस केस में अगर मैं ये वाली सिचुएशन लूं कि चारों एनायन एक दूसरे को टच करें और फिर ये स्फीयर, ये जो केटायन का स्फीयर है वो इसमें आए, वो नहीं आ सकता क्योंकि ये वॉइड छोटी है और ये केटायन बड़ा है। तो ये वाली सिचुएशन, फिर इस केस में ये वाली सिचुएशन आती है। तो ये वाली अगर ये वाला केस अगर इस तरह से अरेंज हो जाए, ये वाला केस समझो बात को आप, ये वाला जो केस है वो अगर इस तरह से अरेंज हो जाए तो ये भी स्टेबल स्टेट है और ये और ज्यादा स्टेबल स्टेट आ गई। अब इन दोनों में कौन ज्यादा मोर स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। इन दोनों में कौन ज्यादा मोर स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर केटायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड में ये वाली पैकिंग ज्यादा स्टेबिलिटी को बता रही है कि ये वाली बता रही है, तो इन दोनों केस के अंदर आप बोलोगे कि सर, आंसर आप दोगे अपने टीचर को, ये बोलोगे कि सर ये वाली पैकिंग ज्यादा स्टेबिलिटी को बताती है क्योंकि इस केस के अंदर केटायन और एनायन तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन लाइक आयन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये यहां अगर ये पूछ ले कि ये अनस्टेबल क्यों है, तो इसके कंपैरिजन में है ना, तो यहां पर हम बोलेंगे कि केटायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये तो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। केटायन और एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये तो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। पर यहाँ एनायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन आयंस के बीच में ज्यादा है। यहां पर होगा लेकिन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। और ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एनायन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एनायन एक दूसरे को, ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। जबकि ये सेंटर के अंदर जो ये पॉजिटिव है, ये प्लस जो है, तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, तो ए बी सी का स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं। अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में इस तरह की पैकिंग है या फिर इस तरह की है या इस तरह की है, तो इन तीनों के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक क्रिस्टल डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो गई? ए, उसके बाद बी और सी। इज इट क्लियर? ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि लाइक आयन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये, और यहां पर अब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम स्टेबल है। तो उसका रीजन ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी अच्छा है क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच करने लग गए, जबकि यहां नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये बिल्कुल लीस्ट स्टेबल है। ये लीस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि लाइक आयंस नेगेटिव 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 आपस में टच कर रहे हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि ना आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, या किस तरह से उसको प्रिडिक्ट करते हैं। अब यहां पर ऑब्वियसली इन दोनों, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ए बी सी की, ये ए अरेंजमेंट बोला है, ये बी अरेंजमेंट बोला है, ये सी अरेंजमेंट बोला है, तो अगर मैं ए का रेडियस रेशियो की बात कर लूं पहले मैं।
अब मैं रेडियस रेशो से रिलेटेड कर रहा हूं इसको। तो रेडियस रेशो आरआर क्या होता है? रेडियस रेशो होता है। बेटा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल है। आरआर रेडियस रेशो है। रेडियस रेशो क्या होता है? रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ केटायन को आर प्लस से और रेडियस ऑफ एनायन को आर माइनस से डिनोट कर रहा हूं मैं। आर प्लस रेडियस ऑफ केटायन, आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन। अब अगर मैं ए सिचुएशन की बात करूं तो मैंने यहां इन तीनों के अंदर एनायन का रेडियस फिक्स ले रखा है। अगर मैं इन तीनों केस की बात करूं तो मैं यूं चल रहा हूं, किसमें? ए बी सी में। ये ए, ये वाली ए सिचुएशन, ये वाला एग्जांपल बी वाला और ये सी वाला। अब इसमें अपन जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इसके अंदर जब अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज ऑफ केटायन डिक्रीज हो रहा है, यानी रेडियस ऑफ केटायन डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, ए का जो रेडियस ऑफ केटायन है, ए का जो रेडियस ऑफ केटायन है, रेडियस ऑफ केटायन ए, रेडियस ऑफ केटायन बी और रेडियस ऑफ केटायन सी, क्या रिलेशन है इसमें? ये वाला रिलेशन है। तो आरआर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? आरआर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो यहां पर इस केस के अंदर आर ए प्लस सबसे ज्यादा है, आर बी प्लस उससे कम हो गया आर सी प्लस। इज इट क्लियर? यानी ये वाली जो रेडियस है इसको मैंने क्या कहा है? ये वाली जो रेडियस है इसको मैंने क्या कहा है? और रेडियस रेशियो और एनायन का रेडियस क्या लिया हुआ है मैंने? कांस्टेंट लिया हुआ है। सब में एनायन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो देखो अब मेरा वापस यहां देखो, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिक्रीज। दूसरा रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन यानी आर प्लस क्या हो रहा है? आर प्लस डिक्रीज, आर प्लस डिक्रीज हो रहा है। और आर प्लस डिक्रीज हो रहा है तो ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कम हो रही है तो आर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो आर मतलब रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो मतलब आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आर डिक्रीज हो जाएगा, यानी रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा किसका आएगा? रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा इसका आएगा क्योंकि केटायन का साइज बड़ा है। इसका मतलब जिसका रेडियस रेशियो हायर है वो क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है। तो रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। इनिशियल लेवल पे तो ऐसा लग रहा है और ये ट्रू भी है, पर कंसेप्ट क्लियर होना अपना जरूरी है। हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे अभी। तो यहां पर रेडियस रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब एक चीज और देखो आप लोग, जहां रेडियस रेशियो ज्यादा होगा वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। ये वाली चीज तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। अब केटायन जितना बड़ा होता जाएगा उस, अगर ये केटायन और ज्यादा बड़ा कर दूं मैं, तो सपोज करो ये केटायन का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया, एक अजम्पशन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो इस केटायन का साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो इसके चारों तरफ आने वाले एनायंस के नंबर भी बढ़ जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि किसी भी स्फीयर को कितने स्फीयर चारों तरफ से डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो अगर मैं इस केटायन का साइज बढ़ा दूंगा, अगर मैं इस केटायन का साइज बढ़ा दूंगा तो इसको चारों तरफ से टच करने वाले एनायन के नंबर भी बढ़ जाएंगे। और अगर मैं इस सिचुएशन को स्टेबल लाना चाहता हूं तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना पड़ेगा। देखो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
ये लिमिट हो गई। अब और ज्यादा केटाइन का साइज छोटा हुआ, यहां से यहां आए तो केटाइन का साइज छोटा हुआ, फिर भी एनायन ने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन कर लिया। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है और ये कम, ये हम क्लियर कर चुका हूं मैं। अब इस केटाइन का साइज और छोटा किया तो अब ये टच नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये टच कर सकते हैं? यस, टच कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर दूं, इसका रेडियस रेशियो सबसे कम है, इसका रेडियस रेशियो सबसे कम है क्योंकि रेडियस ऑफ केटाइन इसका सबसे छोटा है, ये रहा। तो आप ये देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैं सी सिचुएशन को स्टेबल स्टेट में लाना चाहता हूं, ऐसा मत सोचो कि जो सी वाला है ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन अरेंजमेंट चेंज होके पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर आप सी वाला देखो बेटा, सी वाला इधर, तो मैं क्या करूं, ये कर दिया, ये सी वाली सिचुएशन, और सेंटर के अंदर अब ये केटाइन आ गया, ये जो रेड वाला है केटाइन आ गया, ये टच कर रहा है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन को स्टेबल करना है मेरे को, इस सिचुएशन को मेरे को स्टेबल करना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को डाउन करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को अगर मुझे स्टेबल करना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डाउन करना पड़ेगा। यानी क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर डाउन करने से क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर डाउन करने से ये जो केटाइन है वो इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब केटाइन और एनाइन एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे। यानी मैं एक यहां पर और री एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मेरे 3, ये वाली सिचुएशन ये है, ये एनाइन 1 और ये एनाइन दूसरा, ये एनाइन तीसरा। ठीक है, एग्जैक्ट तो वैसा फिगर नहीं बनेगा लेकिन हाँ आप समझ गए। और ये तो मैंने ये वाली सिचुएशन, ये हमारा नेगेटिव आयन, ये हमारा नेगेटिव आयन, और बीच में जो है वो पॉजिटिव आयन, यानी ये वाला सिचुएशन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब देखो, रेडियस रेशियो क्या हो रहा है? रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा, केटाइन का साइज बड़ा है इसलिए रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा, रेडियस रेशियो और कम हुआ, रेडियस रेशियो और कम हुआ। लेकिन जब इस रेडियस रेशियो पर आ गए तो अब ये क्रिस्टल 2D के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल होने के लिए अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कम करेगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा? कम करेगा। इसका मतलब रेडियस रेशियो डिक्रीज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो गया और अब ये वापस स्टेबल स्टेट में आ गया। तो आपको ये सारा डिस्कशन ये क्लियर कर रहा है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है वो उसके केटाइन के साइज और एनाइन के साइज पर डिपेंड करता है। और केटाइन के साइज और एनाइन के साइज को हमने रेडियस रेशियो के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे ताकि एक डेफिनेट रेंज की वैल्यूज मिलेगी जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। अब आपको ये क्लियर हो गया, जो हमारा कंक्लूजन आया कि रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। रेडियस रेशियो डिक्रीज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। तो मैं ये कहूंगा, 4th पॉइंट यहां ये लिख रहा हूं, आर डिक्रीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है। जो अगर मैं सम अप करूं अभी तक की जो क्लास का डिस्कशन है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जो आयोनिक सॉलिड हैं, इन आयोनिक सॉलिड का जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, तो आयनिक सॉलिड के अंदर हमने क्या अजम्पशन किया था? आयनिक सॉलिड में हमने ये अजम्पशन किया था कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल में एनायन की तो पैकिंग होती है,
एनायन की पैकिंग का मतलब एनायन FCC होगा, एनायन HCP हो सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है, एनायन की क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है। ये एनायन की मेन पैकिंग हो जाएगी। अब एनायन जब CCP पैकिंग में आएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आएगा, तो एनायन की क्यूबिक क्लोज पैकिंग में CCP में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी। अब इनका जो साइज होगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, उसके अकॉर्डिंग उसमें केटायन फिट हो पाएगा। तो एनायंस की जो पैकिंग होती है उसके अंदर जो वॉइड्स हैं उसके अंदर केटायन अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब केटायन और एनायन की बात हो रही है तो मैंने आपको कहा कि उन वो ही आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें केटायन और एनायन तो एक दूसरे को टच करें और लाइक आयन एक दूसरे को टच नहीं करें। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट ये रहेगी। और ये वाली स्टेट मतलब ये वाली स्टेट अनस्टेबल रहेगी। इसको डिफाइन करने के लिए हमने रेडियस रेशियो यूज किया। इसके टाइम या हमने एनायन का साइज कांस्टेंट लेके और कंसेप्ट को समझाया है। तो केटायन का साइज डिक्रीज हो रहा है, केटायन का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो केटायन का साइज डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये वाली स्टेट अनस्टेबल है तो बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन क्या इस तरह का क्रिस्टल कभी, इसका मतलब ये हुआ कि ये केटायन और ये एनायन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे? नहीं, ये आंसर गलत है। मैं कह रहा हूं ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहां पर अरेंजमेंट बदलेगा ताकि ये वाली सिचुएशन कम से कम मिले। ये मिले तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये तो मिल ही जाए तो क्या होगा, रेडियस रेशियो डिक्रीज होने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज हुआ। ये भी आपको समझ में आया? क्योंकि अब क्या हो जाएगा, ये तो इसमें, लेकिन अगर ये 3 आ जाए तो स्क्वायर वॉइड से छोटी होती है वॉइड ट्राइगोनल वॉइड, स्क्वायर वॉइड से ज्यादा छोटी होती है ट्राइगोनल वॉइड, तो ट्राइगोनल वॉइड बन जाएगी। और अब ट्राइगोनल वॉइड छोटी है तो यहाँ केटायन फिट हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को केटायन एनायन, यानी कम से कम ये वाली सिचुएशन तो आ ही गई। स्टेबल है, मोर स्टेबल नहीं है पर स्टेबल तो है। ये वाली अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल से इस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो आप क्या देख रहे हो, रेडियस रेशियो डिक्रीज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अनस्टेबल है, रेडियस रेशियो कम है तो 4 से 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, यस करेक्ट है। रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी रेडियस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसको 3D में एक्सप्लेन करते हैं। ये तो 2D एक्सप्लेनेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब जब हम इसको 3D में जाएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो डिटेल है और उनके रेशियो है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यस, तो ये तो हो गई ट्राइगोनल वॉइड जो 2D में है, और ये हो गई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। बोर्ड पे ध्यान दें, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेन पर 3 स्फीयर होते हैं और इन 3 स्फीयर के ऊपर एक चौथा स्फीयर रखा जाता है। यानी यहां पर 1 2 और 3 ये वाले स्फीयर हैं। आप समझ गए, ये तीनों स्फीयर तो ये हैं, और इसके ऊपर मैंने एक स्फीयर रख दिया, ये वाला, ये ब्लैक वाला ऊपर वाला स्फीयर। तो यहां पर जो वॉइड बन गई, दिस वॉइड इज, जो ये जो वॉइड बन गई जिसको मैंने ब्लू कर दिया, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो अंदर स्पेस बनेगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें, तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ये केटायन जाएगा। तो अब ये तो है हमारा, ये तो हो गए हमारे एनायन,
ये तो हो गए एनायन, नेगेटिव आयन। कौन से? ये वाला, ये वाला, ये सारे एनायन हैं। और ये इसके अंदर ये हो गया हमारा केटायन, ये हो गया हमारा केटायन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये केटायन किसके अंदर सेट होगा? ये जो केटायन है, ये केटायन, अब ये वाला केटायन इस टेट्राहेड्रल वोइड के अंदर सेट होगा। ठीक है, तो मैंने ये देख लो, ये 1 2 3 बेस वाले ये तीनों, और अंदर देखो प्लस दिख रहा है यहाँ पर, मैंने ये माइनस माइनस माइनस, अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर एक डार्क ये ब्लैक कलर का दिख रहा है और ऊपर ये है, यानी ये वाला, ये स्फीयर तो ये वाला है। और ये जो देखो आप, ये अंदर है एक, जिसको मैंने अभी ब्लू कर दिया। ठीक है, ये वाला स्फीयर ये है। तो ये जब अंदर बैठ जाएगा तो ये सिचुएशन आएगी, ये वाला स्फीयर दिख रहा है बेटा। ठीक है, इसी तरह तो टेट्रा, यहां पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वोइड का साइज छोटा है, तो यहां पर जो रेडियस रेशियो होगा इस केस में कम होगा, क्योंकि वोइड का साइज ही केटायन का साइज है, वोइड का साइज ही केटायन का साइज है। तो हमको ये मालूम है जो टेट्राहेड्रल वोइड होती है उसका साइज छोटा होता है और ऑक्टाहेड्रल वोइड का साइज बड़ा होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वोइड में ज्यादा बड़ा केटायन आ सकता है। तो अगर मैं इसको, इसका रेडियस और इसका रेडियस, ये रेडियस ऑफ केटायन और ये रेडियस ऑफ केटायन, चलो बी कर देते हैं इधर, ध्यान दो। तो ये तो टेट्राहेड्रल वोइड थी और ये हमारा केटायन है, ये रहा केटायन, ये हमारे नेगेटिव आयन हो गए और ये हमारा पॉजिटिव आयन हो गया। अब आप देखो, ऑक्टाहेड्रल वोइड का साइज ज्यादा बड़ा है, तो ये वाला केटायन और ये वाला केटायन, कौन सा केटायन ज्यादा बड़ा होगा? ये वाला केटायन ज्यादा बड़ा होगा। तो इसमें ये रिलेशन ये आ जाएगा, इसमें रिलेशन ये आ जाएगा। अब यहां पर भी क्या हुआ, ये तो 4 स्फीयर, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, एक स्फीयर ऊपर एक स्फीयर नीचे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वोइड आप जानते हो ऐसी होती है। ये ऑक्टाहेड्रल वोइड, ये स्फीयर, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया और इसके अंदर ये आ गया। तो यहां पर जो बैठेगा, यहां पर केटायन बैठेगा, यहां पर जो बैठेगा वो कौन बैठेगा? पॉजिटिव आयन बैठेगा। ये ऑक्टाहेड्रल वोइड है, ये पॉजिटिव आयन है। तो यहां पर अगर केटायन का साइज ये है तो यहां वाला केटायन ज्यादा बड़ा होगा। ये वाला केटायन क्या होगा, किससे ज्यादा बड़ा होगा? ये वाला केटायन इस केटायन से, ये केटायन छोटा है, ये केटायन ज्यादा बड़ा है, यानी ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली केटायन का साइज बढ़ रहा है तो रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, यानी यहां पर रेडियस रेशियो, टेट्राहेड्रल केस में रेडियस रेशियो कम होगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर रेडियस रेशियो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आर आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ केटायन रेडियस ऑफ एनायन। मैंने एनायन को अभी फिक्स ले रखा है। अब क्यूबिक, तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया बेटा, ये हमारा केटायन है, ठीक है, और ये रहा केटायन, ये ऑक्टाहेड्रल वोइड में पड़ा है। तो ये जब अंदर जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब मैं बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक के अंदर देखो ये डायग्राम यहां क्यूब बना रखा है मैंने। तो क्यूब के, यानी क्यूब का बॉडी सेंटर
किसी भी क्यूब के कॉर्नर्स पर स्फीयर लगा दो, और क्यूब के कॉर्नर्स पर जब हम स्फीयर लगा देते हैं, क्यूब के कॉर्नर्स पर जब हम स्फीयर लगा देते हैं, तो उसका जो बॉडी सेंटर है क्यूब का, वो क्यूबिक वॉइड है। क्यूबिक वॉइड समझ में आ गई आपको? हमारा जैसे रूम होता है, रूम क्यूब है, और रूम के सारे कॉर्नर्स पर स्फीयर लगा दिए, तो अब रूम का बिल्कुल जो सेंटर होगा यानी क्यूब सेंटर, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ट्राइगोनल वॉइड से ज्यादा बड़ी होती है, ट्राइगोनल वॉइड से ज्यादा बड़ी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड से ज्यादा बड़ी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ज्यादा बड़ी होती है क्यूबिक वॉइड। तो अब यहां पर आने वाला जो ये वाला केटायन है, इसका साइज और ज्यादा बड़ा होगा, यानी उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। इसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, ठीक है। और ये वो कंपैरिजन के हिसाब से, इससे बड़ा ये केटायन है और इससे बड़ा ये वाला केटायन है, और ये हमारा केटायन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारे नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉजिटिव आयन आ गया क्यूबिक वॉइड में। तो क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशियो और ज्यादा हो जाएगा, और इस केटायन को मैंने ए केटायन कहा है, इसको बी केटायन कहा है, इसको सी केटायन कहा है। तो क्लियर है ए बी सी में क्या रिलेशन है? तो आर ए से ज्यादा बड़ा है आर बी, अभी डिस्कस कर चुका हूं, आर सी। तो रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा, केटायन का साइज बड़ा है। अब आप देख लो, अगर मैं इसको वापस इसके अंदर देखूं मैं, तो इन तीनों को कंपेयर करूं मैं, तो मैं अगर लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहा हूं, तो नंबर वन साइज ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ केटायन, क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ केटायन इंक्रीज, यानी R प्लस बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है। यहां देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 1 2 3 4। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, ये भी इधर टच कर जाएगा, ये भी टच कर जाएगा। ये तो समझाने के लिए थोड़ा ऊपर बना रखा है मैंने। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ 6, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। ऊपर वाले 4 वाले कॉर्नर और नीचे वाले 4 वाले कॉर्नर के स्पीड, ये 4 और 4 और बीच में ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो अभी जो डिस्कस किया वो वापस बात आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज, लैटिस एनर्जी इंक्रीज। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आगे से आगे मैं क्लियर करता चलूंगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस रेशियो सबसे कम है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसके है। तो जो हमने डिफरेंट एनालिसिस किए, एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशंस ली, उससे हमारे कुछ कंक्लूजन आए कि यहां पर देखो कुछ वैल्यूज लिखी हुई है रेडियस रेशियोस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस रेशियो रूल हो जाता है एक तरह से। इसमें आप देखो, ट्राइगोनल वॉइड के अंदर जो रेडियस रेशियो है, मतलब यहां पर जो रेडियस रेशियो जब 0.155, क्या लिखा हुआ है यहां? 0.155 से 0.225 तक हो, तो ऐसे केटायन ट्राइगोनल वॉइड में फिट हो सकते हैं। मतलब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं।
एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी पहले करवा चुका हूं मैं ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो यहां जैसे मैं इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं, चलो इसके लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए ये हुआ कि रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, मैक्सिमम कितना आता है 0.414, सॉरी 0.225। ये था टेट्राहेड्रल के लिए। अगर आपको ध्यान हो, मैंने क्वेश्चन करा रखा है ऑक्टाहेड्रल के लिए R प्लस और R माइनस, ठीक है, R प्लस स्मॉल r है और इस, तो ये वाली वैल्यू आती है 0.414। तो जब, और क्यूबिक वॉइड के लिए R प्लस और R माइनस आता है 0.732। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनका रेशियो है। ये नेगेटिव आयंस है और वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आयन है। तो आप ध्यान दो, टेट्राहेड्रल के केस के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल में ये चीज आती है, इसके लिए ये है। तो जब रेडियस रेशियो 0.225 से, जब रेडियस रेशियो केटायन वर्सेस एनायन का रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक आता है, तो ये वाला अरेंजमेंट मेंटेन रहता है, ये वाला अरेंजमेंट मेंटेन रहता है। थोड़ा सा क्लियर और करूं, 0.414 से लेस, ठीक है, यानी 0.225 इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.225, ठीक, ग्रेटर और इक्वल रेडियस रेशियो और 0.414। इसका मतलब यह हुआ कि जब केटायन वर्सेस एनायन का जो रेडियस रेशियो है, अगर वो 0.225 आता है, 0.25 आता है, या फिर इस वैल्यू से ज्यादा आता है, यानी 0.3 आ गया, 0.35 आ गया, 0.37 आ गया, कब तक, 0.4 तक, तो यही मेंटेन रहेगा। जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 पहुंचा, तो ये स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी और वो इस ज्यादा स्टेबल स्टेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केटायन और एनायन का रेडियस रेशियो 0.414 आया, अगर केटायन वर्सेस एनायन का रेडियस रेशियो 0.414 आया, तो ये वाली स्टेट नहीं बनेगी, ये बनेगी। 0.414 से रेडियस रेशियो कम है, 0.414 से रेडियस रेशियो कम है, तो ये वाली। 0.225 से रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा, 0.414 आने से पहले तक तो ये रहेगा, लेकिन जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 आ गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट उस आयनिक क्रिस्टल का स्टेबल होने लगेगा और वो ही फिर बनेगा। कब तक, जब तक कि वैल्यू 0.732 के नियर नहीं पहुंचे, जैसे ही वैल्यू 0.732 पहुंची रेडियस रेशियो की, जैसे ही रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 अप्रोच कर गई, अब वो क्रिस्टल इस स्टेट से ज्यादा स्टेबल स्टेट ये बना सकता है, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में आ जाएगा वो। तो जब रेडियस रेशियो 0.732 और उससे ज्यादा होने लग जाए, अप टू 1, रेशियो 1 से ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, हो सकता है लेकिन यहां नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात कि रेडियस रेशियो जब 0.225 से बढ़ता हुआ नियरली 0.414 तक आता है, तो ये, लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 0.414 आ गई, अब वो क्रिस्टल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 मिला। अब ये कब तक, 0.732 से के नियर,
लेकिन जैसे 0.732 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई या फिर इससे ज्यादा आ गई तो ये क्रिस्टल इस अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट को रेडियस रेशियो की वैल्यू से अटैच कर दिया, रिलेटेड कर दिया। तो हमको जब केटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो गिवन होगा तो हम उस रेडियस रेशियो से क्या प्रिडिक्ट करेंगे, हम उस रेडियस रेशियो से उसका अरेंजमेंट प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच आ रहा है, यानी 0.414 से थोड़ा कम है, तो मैं बोलूंगा वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर रहेगा। और अगर रेडियस रेशियो 0.414 से ज्यादा और 0.732 के नियर तक पहुंचता है तब तक तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन जैसे ही 0.732 पहुंचेगा वो इसमें आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो यही चीज मैंने वापस रिपीट की हुई है कि ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस रेशियो होता है 0.155 से 0.225 से थोड़ा कम, तो ये बनेगा। और जैसे ही 0.225 और उससे आगे रेडियस रेशियो बढ़ता है और 0.414 से थोड़े कम तक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मेंटेन रहेगा, ये सिचुएशन रहेगी। जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 हुआ और उससे बढ़ता हुआ 0.732 से थोड़े कम तक ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन जैसे ही 0.732 हुआ तो ये बढ़ता हुआ 1 तक क्यूबिक अरेंजमेंट में जाएगा। जैसे एक आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन ये रहा, जैसे एक अजम्पशन लिया है कि मेरे पास एक केटायन है जो 88 पिकोमीटर का है, मेरे पास एक केटायन है जो 88 पिकोमीटर का है और एनाइन है 200 पिकोमीटर का, तो मैं इसका रेडियस रेशियो निकाल रहा हूं, रेडियस ऑफ केटायन 88 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनाइन 200 पिकोमीटर, तो ये आ गया 0.44। अब 0.44 तो यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0.44 यहां नहीं आ रहा है, मैंने क्या कहा 0.414 पर भी ऑक्टाहेड्रल आएगा, तो 0.44 इस रेंज में है, नहीं है, इस रेंज में है, नहीं है, इस रेंज में है 0.44। इसका मतलब अगर कोई केटायन का रेडियस 88 पिकोमीटर का है और एनाइन का रेडियस 200 पिकोमीटर का है तो वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा, वो केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 1 2 3 4 और इस केटायन के पीछे एक होगा और एक ऊपर होगा, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियस, अगर हमको केटायन और एनाइन का रेडियस गिवन हो तो हम इस तरह से क्रिस्टल का अरेंजमेंट प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये वाली बात वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसको हमने टेबल फॉर्म में बता दिया। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव आयन, ये हमारा पॉजिटिव आयन, और ये तो हो गया टेट्राहेड्रल केस के लिए जी, अभी डिस्कस कर चुका हूं 0.225 से 0.414, और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये क्यूबिक के लिए। तो वही लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.155 से 0.22, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेन ट्रायगोनल, वो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये आप खुद ही रीड कर सकते हो। 0.225 से 0.414 से ऐसा लिखते हैं हम, लेकिन ये वाली वैल्यू अगर एग्जैक्ट पहुंच गई तो हम यहां आ जाएंगे, जो अभी मैं क्लियर कर चुका हूं। तो इस टेबल को आप खुद ही रीड कर लोगे और आप समझ जाओगे कि आई थिंक आप आज रेडियस रेशियो का कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर हो गया होगा। और अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस रेडियस रेशियो को यूज करते हुए डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।